नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर्स। पूरे के पूरे एक माह के करंट अफेयर्स को हम सिर्फ यहाँ पर 30 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि 30 दिन के करंट अफेयर्स बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, इसीलिए हम इसे 2 सीरीज में कंप्लीट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 की। इट मींस 1 जून से लेकर 15 जून तक के करंट अफेयर्स आज के हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। 15 दिन के बाद फिर से जून के ही करंट अफेयर्स के पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम 15 से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर्स को खत्म करेंगे। आज हम देखते हैं 15 दिनों के करंट अफेयर्स को। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए 15 दिन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकदम से क्या करना, समराइज करना अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। इसलिए सिर्फ उतने ही प्रश्नों को मैं यहां पर रखता हूं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएं और आप जल्द से जल्द सिलेक्ट हो जाइए। तो चलिए हम देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वीडियोस मेरे आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने मंथली करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में जीडीपी में कितने प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है। तो भाई सीएसओ ऑफिस के जरिए 4.2% का इस फाइनेंशियल ईयर में क्या है, अनुमान व्यक्त किया गया है। लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी 2018 और 19 के फाइनेंशियल ईयर में 6.1%। आपको पता होगा यह है जो क्या है, ग्रोथ रेट 4.2 की इतनी कम ग्रोथ रेट पिछले 11 वर्षों में नहीं देखी गई थी। आप देख सकते हैं जब 2008-9 की महामंदी आई थी, उसी समय पर भारत देश में 3% की वृद्धि क्या है, दर्ज की गई थी। इसके बाद आप देखिए 11 सालों के बाद यह जो कोरोना वायरस की जो मंदी आई है ना, हम ये कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इस वजह से फिर से हमारी इकोनॉमी 4% के आसपास में आकर रुक गई है। ये चार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो क्वारेशा अब्दुल करीम को यह पुरस्कार दिया गया है। टॉपिकल जेल की खोज करने के लिए यह पुरस्कार से पुरस्कृत की गई है। हाल फिलहाल में यह क्या है, फ्रांस में ये हाल फिलहाल में डरबन स्थित एक सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका, इसकी यह प्रमुख के तौर पर कार्य कर रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाई। मेन इनका कंपोनेंट क्या था, टॉपिकल जेल है ना। इन्हें दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी कार्यकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। और यह है क्या भाई, देखिए क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। $5,51,000 की राशि इनको पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के हाल फिलहाल में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। यहाँ की मुद्रा है आधिकारिक कौन सी, रैंड। साउथ अफ्रीका को आप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का सबसे ज्यादा समृद्धशाली देश साउथ अफ्रीका। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। फोर्ब्स के द्वारा की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र क्रिकेटर कौन बना है। तो आपको पता होगा इस फोर्ब्स की लिस्ट में सिर्फ एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं, जिनका नाम है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। चाहे आप एकमात्र भारतीय कह लीजिए, चाहे आप एकमात्र क्रिकेटर कह लीजिए, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 26 मिलियन $US की अनुमानित आय इनकी आंकी गई थी। 66 नंबर पर ये आए हैं। और जो दुनिया के शीर्ष 5 खिलाड़ी हैं आप उनमें देख सकते हैं, पहली बार ऐसा हुआ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टेनिस की तरफ से एक व्यक्ति इस लिस्ट में टॉप में आया है, वो है रोजर फेडरर। $106 मिलियन की अनुमानित आय के साथ ये पहले नंबर पर आए हैं। इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी जैसे जो फुटबॉलर हैं उनको क्या है, पीछे छोड़ दिया। 4th नंबर पर नेमार हैं और 5वें नंबर पर है लेब्रॉन जेम्स। ये फोटो आप याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा क्या है, रोजर फेडरर। और भारतीय फर्स्ट नंबर के किस लिस्ट में किस नंबर पर है, 66वें नंबर पे विराट कोहली। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। कौन सा चक्रवाती तूफान 129 महीनों के बाद महाराष्ट्र को हिट किया था। तो आपको पता है चक्रवात निसर्ग ने किया था महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन को, और अम्फान ने किया था उड़ीसा और कहां पर, पश्चिम बंगाल वाले रीजन को हिट किया था। तो याद रखिएगा। देखिए 129 साल अपने आप में, बेसिकली इस अरब सागर वाले जो रीजन है यहाँ पर ऐसे चक्रवात देखने को मिलते नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 129 साल का ये जो टेन्यूर है क्या आपको सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। मुंबई में थोड़ा सा प्रभाव था, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया आप देख सकते हैं पाथ में, वैसे वैसे इसकी रफ्तार थोड़ा कम हो गई थी।
बस आपको नाम याद रखना है, निसर्ग तूफान। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा का कार्यक्रम जो कि जमीनी स्तर पर एथलीटों के लिए लॉन्च किया। याद रखें यहां पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हो रही है, तो इस खेल का नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। इसे लॉन्च किया था हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। यहाँ पर जो बाकी के क्या है कोचेस रहेंगे वो ऑनलाइन माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग देने की बात करेंगे। तो देखिए लिटरेसी से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया ई पाठशाला पोर्टल को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी STIP 2020 भारत सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अभी किस नंबर की नीति है? इट मींस क्या है, पहले भी ये नीति बन चुकी है। तो यह जो नीति है 2020 की 5वें नंबर की नीति है। इससे पहले जो सबसे पहले नीति बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1958 में। मुझे ऐसा लगता है एक तो आपसे ये पहली वाली पूछी जा सकती है, सबसे पहले कब बनाई गई थी, तो 1958 में। इसके अलावा सबसे लेटेस्ट वाली पूछी जा सकती है 2020 वाली 5वें नंबर की। यूपीएससी के बच्चे लिख सकते हैं। 4 महत्वपूर्ण ट्रैकों का यहाँ पर जिक्र किया गया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में भारत के अगले राजदूत या एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गायत्री आई कुमार को, ब्रिटेन बहुत महत्वपूर्ण देश है ना, जिसके कभी हम गुलाम हुआ करते थे, वहीं की गायत्री कुमार IFS अधिकारी है 1986 बैच की, उन्हें यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रुचि घनश्याम जो यहाँ पर कार्यरत थी, उनकी ये जगह लेने वाली हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यूरोपीय संघ में भारत की राजदूत के रूप में सेवारत हैं। तो पहले भी बड़ा जिम्मेदारी और अब फिर से एक बड़े देश की जिम्मेदारी। आपको पता है ब्रेक्जिट, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक ई बुकलेट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इंडियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 लॉन्च की गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सारी उपलब्धियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और आपको पता है मई 2019 में शपथ ग्रहण किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इसी की 1 साल के होने के उपलक्ष्य पर, इट मीन्स मई 2020 में यह जारी किया गया था। अब इस पुस्तिका में प्रमुख बातों का जिक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में बनने चाहिए सोशल इश्यूज से, जैसे धारा 370, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का क्या हो गया है, जो विवाद चल रहा था उसका निपटारा हो चुका है, पूरी की पूरी जमीन रामलला को दे दी गई है, जैसे ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जैसे बोडोलैंड का समझौता शांतिपूर्वक निपटा दिया गया है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इंपॉर्टेंट मुद्दे जिन्हें सुलझा लिया गया है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया था, तो भूलिएगा मत। यहाँ पर 3 जो इवेंट है उसका भी जिक्र किया गया है। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम, गुजरात में नमस्ते ट्रंप, जो ट्रंप यहाँ आए थे, और मामल्लपुरम में जो शी जिनपिंग आए थे, उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। साथ ही साथ 20 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी जिक्र किया गया है, जो कोरोना की फाइट के लिए क्या है जारी किया गया था। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपने बोर्ड का नया प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नियुक्त किया है? बहुत महत्वपूर्ण है भाई ट्विटर। तो ट्विटर के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया पैट्रिक पिचेट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में जुड़े थे, और इससे पहले वह गूगल में 2008 से लेकर 2015 तक कार्य कर चुके हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्विटर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्विटर के बाहर के व्यक्ति को अध्यक्षता मिल रही है। तो आप देख सकते हैं पैट्रिक पिचेट को। ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है। CEO है जैक डॉर्सी, जो व्यक्तिगत रूप से कोविड के लिए या कोविड में क्या है लोगों की मदद करने के लिए अपनी संपत्ति का 27% दान देने वाले व्यक्ति बने हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर दान देने वाले ये सबसे बड़े दानदाता बने हैं कोविड-19 बीमारी के लिए, जैक डॉर्सी, इसीलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। वर्ष 2020 और 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उदय कोटक को बनाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए CII का प्रेसिडेंट। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं। हाल फिलहाल में विक्रम किसलोरकर की जगह पर ये अब यहाँ पर
क्या है, अध्यक्ष का पद संभालने वाले हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव बजाज। तो आप यहां देख सकते हैं प्रेसिडेंट उदय कोटक को, और आप यहां पर देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट संजीव बजाज को। किसके, CII के, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है भारत देश का। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये क्या है, ये बना है हमारा सबसे शिक्षित राज्य केरल। इसके लिए एक नई योजना लाई थी केरल की सरकार ने, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, KFON परियोजना। यहां पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। लगभग 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान केरल सरकार के द्वारा इसके लिए किया गया है, और इस साल के लास्ट में यह परियोजना शुरू होने की संभावना बनती है। क्या, KFON। इसके अलावा आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार, पिछले ही साल मौलिक अधिकार किसको, इंटरनेट को बनाने वाला भी है भारत देश का पहला राज्य बना था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला राज्य और गरीबों तक फ्री में इंटरनेट पहुंचाने वाला राज्य। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ब्रिटेन के द्वारा की गई है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी। उनके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे क्या किया था, उद्बोधित किया था, और भारत की तरफ से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। 50 से ज्यादा देशों के क्या है, लीडर्स इसमें शामिल हुए थे। वैक्सीन बनाने से संबंधित ये क्या था, एक मंच प्रदान किया गया था। आप देख सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। किस भारतीय लेखिका को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय लेखिका है कृतिका पांडे, इन्हें ही यह क्या है, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। उनका क्या था, उनकी बुक का क्या नाम था, द ग्रेट इंडियंस टी एंड स्नेक्स। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बुक में इन्होंने इसका जिक्र किया है इस कहानी में कि एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की कहानी, जिसमें बताया कि कैसे दोनों युवा नफरत और पक्षपात के दौर में प्यार के विचारों को फैलाने की कोशिश करते हैं। यह जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। विजेता को लगभग 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। कृतिका पांडे। 5 रीजन हैं अलग अलग जगह के, आप चाहें तो लिख सकते हैं। बड़े पेपर्स में कभी कभी रीजन भी पूछ लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कृतिका पांडे का ही प्रश्न बनना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत की तरफ से क्या है, एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 1999 बैच के क्या है, तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। 3 साल की अवधि के लिए यह ऐसा क्या है, किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ब्रजेंद्र नवनीत IAS अधिकारी कहां जाएंगे, WTO। गेट की जगह पर क्या है, WTO का गठन किया गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1 जनवरी 2005 को इस WTO का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अनवर हुसैन अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पृथक परिवहन, इट मींस आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का डिजाइन, विकास और निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा ये क्या है, एक स्वदेशी रूप से क्या है, एक एयरपोर्ट बनाया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए आप स्क्रीन में देख लीजिए। जब एक व्यक्ति को क्या है, एयर रूट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो उसको क्या है, पॉड में बंद करना पड़ता है प्रॉपर। नहीं करेंगे तो फिर क्या है भाई, कोरोना की बीमारी फैल जाएगी। इसीलिए ये सब जरूरी होती है, बहुत महंगी लागत में बनता है। इसीलिए भारतीय नौसेना के द्वारा मात्र 60,000 रुपए में ही इस अर्पित पॉड को, नाम आप सीधा भी पूछा जा सकता, अर्पित पॉड किसने बनाया है? इसको भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित कर लिया गया है। भारतीय चीफ मार्शल या भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह या राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। आप RKS भदौरिया जी को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो एक कोविड बीप ऐप जो लॉन्च की गई है वो की गई है किसके, जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसका पूरा का पूरा नाम भी आप देख सकते हैं। प्रमुखतः इसका जो निर्माण है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा
किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे इसका उपयोग किया जाएगा, इसको उंगली में आपके फंसा दिया जाएगा और क्या है आपका पूरा का पूरा बॉडी का मेजरमेंट कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं मंत्री जी जिन्होंने इसकी क्या है उद्घाटन किया, जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न देखिए, भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल वल्लूरी को बनाया गया है इंडिया में गूगल क्लाउड का क्या है सीनियर डायरेक्टर। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है हाल फिलहाल में? करण बाजवा। आप देख सकते हैं किसको हाल फिलहाल में? अनिल वेल्लूरू जी को। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास, अगला प्रश्न है गृह मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो भाई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नई नई समिति बनी है, आपसे पूछा जा सकता है। समिति का प्रश्न है जी किशन रेड्डी समिति, जो कि भारतीय क्या है भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। 1+9 मतलब 10 सदस्यीय समिति बनाई गई है। मंत्री जी के अलावा 9 अन्य प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों को भी इसमें जगह दी गई है। आपको पता है भारतीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है भाई हाल फिलहाल में? अमित शाह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत सरकार ने वर्ष 2020 और 21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्य सरकारों को कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो भारत सरकार के द्वारा कृषि सिंचाई परियोजना के तहत 4000 करोड़ रुपए अच्छी खासी राशि प्रदान की गई है। आपको पता होगा, देखिए ये जो सिस्टम होता है पर ड्रॉप वाला, एक एक ड्रॉपिंग सिस्टम, इसमें बहुत सारे पानी की बचत की जा सकती है। एक्चुअल में जब आप बिल्कुल से तालाब जैसे भर देते हैं अपने खेत को, तो उतना पानी भाई जितना पौधे को जरूरत है वो तो उतना ही पानी लेगा। बाकी का पानी क्या रहता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के जरिए वो ऊपर उड़ जाता है। अगर आप सीधे सीधे जड़ों में ही पानी पहुंचाएं एक एक बूंद तो ज्यादा किफायती होता है, इससे पानी की बहुत बड़ी मात्रा बचत होती है। इसलिए सरकार चाह रही है इस प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप को इस स्कीम को बढ़ावा दिया जाए। तो याद रखिएगा 4000 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक फ्लैगशिप परियोजना है भारत देश की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 किस दिन मनाया जाएगा? आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस साल की इसकी थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोविड-19 की समस्या के बीच यह योगा डे मनाया जाने वाला। आपको पता भव्य समारोह होता है पूरी की पूरी दुनिया में, लाखों की संख्या में लोग योगा करते हैं, लेकिन इस बार कोई सामूहिक समारोह नहीं किया जाएगा। छठा आयोजन है, पहली बार आयोजन किया गया था 2015 में। पिछले साल 2019 में रांची में आयोजित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्या है यहां पर अपनी शिरकत की थी और लोगों के साथ ही योगा किया था। आप देख सकते हैं योगा डे का लोगो और उसकी साथ में हर एक रंग की मीनिंग। 21 तारीख को हम इसके विषय में और डिटेल में बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, माय लाइफ माय योगा, इसी से संबंधित है, इसलिए मैंने यहां पर रखा है। कैंपेन एक वीडियो ब्लॉगिंग कैंपेन है, इसका अनावरण किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था मन की बात कार्यक्रम में। आप क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा फेसबुक के माध्यम से आप अपना योगा करता हुआ एक क्लिप बना सकते हैं और इसमें आप प्रविष्टि दे सकते हैं। ये बिल्कुल खुली प्रतियोगिता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। मेरी अपील है कि आप भी योगा करते हुए अपना वीडियो यहाँ पर शेयर करिए। योगा डे मनाया जाएगा आयुष मंत्रालय के तहत। आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद यशो नाइक। आयुष मंत्रालय का जो पूरा AYUSH, इसका क्या मतलब होता है ये सामने लिखा हुआ है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आप इसे देख सकते हैं, लिख जरूर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हफ्तार उग्रवादियों का संबंध किस देश से है? तो हफ्तार उग्रवादी हैं लीबिया से संबंधित। इन्होंने त्रिपोली शहर को क्या है कब्जा कर लिया था। अब जो वहां की सरकार है यूएन आधारित, यूएन समर्थित, उसने त्रिपोली शहर को हफ्तार उग्रवादियों से वापस ले लिया है। प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसलिए बन जाती है। त्रिपोली शहर वहां का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही साथ वहां की राजधानी भी थी। लीबिया शहर क्यों फेमस है? लीबिया शहर में बहुत ज्यादा तापमान चला जाता है। आपको पता है डेजर्ट, अफ्रीका के जो सहारा का मरुस्थल है उसमें भी बहुत बड़ा इलाका आता है, इसीलिए यहाँ पर अल अजीजिया के स्थान में 59 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी कई बार रिकॉर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं लीबिया की स्थिति, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी के पास में त्रिपोली की ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, प्रॉपर्टी फर्म DLF के मानद चेयरमैन कौन बनाए गए? तो भाई कुशल पाल सिंह, जो अभी हाल फिलहाल अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए थे, इन्हें ही मानद चेयरमैन, एमिरेट्स चेयरमैन का पद यहाँ पर दे दिया गया है और उनकी जगह पर अब राजीव सिंह को DLF का नया अध्यक्ष नियुक्त
किया गया है। कुशल पाल सिंह का बहुत बड़ा योगदान है डीएलएफ के विकास में। 1946 में इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी और 1995 में इसके अध्यक्ष बने थे। जब स्टार्ट हुई थी डीएलएफ तो छोटा सा फर्म था, गुड़गांव के एक शहर में काम करता था। उन्हीं के नेतृत्व में आज डीएलएफ एक इंटरनेशनल ब्रांड बनकर उभर चुका है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के लिए कौन से देश को चुना है? तो यह 2022 का महिला एशिया कप आयोजित किया जाएगा फुटबॉल का भारत देश में। दूसरी बार ऐसा मौका मिलेगा भारत देश को। 1979 में एक बार आयोजित किया गया था और यह 2020 में दूसरी बार आयोजित किया जाएगा। 12 टीमें खेलेंगी क्योंकि भारत देश में ही हो रहा है, तो मेजबान के तौर पर भारत को खेलने यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट से मिल जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं हाल फिलहाल में प्रफुल्ल पटेल। अगला प्रश्न देखिए, यूनाइटेड नेशन के विकास और शांति संघ नेशनल यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? तो एम नेत्रा मात्र 13 वर्ष की एक छात्रा है, इन्हें गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर नियुक्त किया गया है। 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इनको बोलने का मौका भी दिया जाएगा। एक्चुअल में हुआ ये था कि 5 लाख रुपए रखे हुए थे इनके पिताजी ने इनकी पढ़ाई के लिए और शादी के लिए। उनको इन्होंने लॉकडाउन के समय पर गरीबों में बांटने के लिए अपने पिताजी को मनवा लिया। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एम नेत्रा जी को यह पुरस्कार दिया गया है यूएनएडीएपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय पर लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दों पर क्या है मूल्यांकन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो बनी है जया जेटली समिति। बहुत महत्वपूर्ण समिति है। देखिए, कोरोना वायरस के समय पर अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समिति बनती है तो ऑटोमेटिक उसके प्रश्न की संभावना डबल हो जाती है। तो जया जेटली समिति महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत ये बनी 10 सदस्यीय समिति यह बनाई गई है। और आपको याद होगा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं भारत देश में स्मृति जुबिन ईरानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है? तो भाई कर्ट थॉमस, बहुत फेमस हुआ करते थे अपने समय पर, उनका निधन हो गया है। और 1979 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने कुल 6 गोल्ड मेडल, देखिए बहुत बड़ी बात होता है, एक गोल्ड मेडल जीत नहीं पाता व्यक्ति, इन्होंने एक ही उसमें क्या है 6 गोल्ड मेडल जीत लिए, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीतने वाली भारत देश की पहली महिला उद्यमी कौन बन गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किरण मजूमदार शॉ जो बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन्हें यह पुरस्कार मिला। 20 साल के इतिहास में तीसरी भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 2005 में नारायण मूर्ति और 2014 में उदय कोटक को यह दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दूसरी महिला है यह पुरस्कार पाने वाली। इसके पहले 2011 में सिंगापुर की एक महिला थी ओलिविया लूम, उन्हें यह पुरस्कार मिला था। और अब 2020 में यह वर्ल्ड में दूसरी महिला बन रही हैं जिन्हें यह EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिल रहा है। कौन? किरण मजूमदार शॉ। कहां की अध्यक्ष हैं? बायोकॉन ग्रुप की। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है? तो भाई न्यूजीलैंड क्या हो गया? कोरोना वायरस से मुक्त हो गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्नेट और राजधानी होती है वेलिंगटन। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था यूरोप का जो कोरोना मुक्त देश हो गया था वो हो गया था स्लोवेकिया या स्लोवानिया, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। इसके अलावा भारत देश का जो कोरोना फ्री राज्य था पहला वो था गोवा, और भारत देश का पहला कोरोना फ्री केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी था लद्दाख। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2020 रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भारत के प्रसिद्ध कवि और लेखक जावेद अख्तर को यह रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है। 2003 में इस क्या है अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी भारतीय को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, नासा ने अपने नासा विशिष्ट सेवा मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो भाई इंडियन एरोस्पेस के एक उद्यमी है रंजीत कुमार, इन्हें ये नासा का विशेष सेवा मेडल क्या है पुरस्कार दिया गया है। ये नासा से 30 से ज्यादा वर्षों से जुड़े हुए हैं और बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनका जो योगदान है उसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्या, नासा का अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए, मैं इसी से संबंधित आपको बताना चाह रहा हूं, ये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, पहली निजी कंपनी मैं आपको बता चुका हूं स्पेस
एक्स। 2 एस्ट्रोनॉट थे, रॉबर्ट बेनकिन और डगलस हर्ले। इन्हें ही किसके द्वारा, फॉल्कन 9 हैवी रॉकेट के द्वारा कहां पर पहुंचाया गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं कैप्सूल को, ये जो ऊपर लगा होता है इसे कैप्सूल कहा जाता है, यहीं पर इंसान को बैठाला जाता है, बाकी तो पूरा रॉकेट है। अगला प्रश्न देखिए, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से 5,500 करोड़ रुपए में किस भारतीय कंपनी से शेयर प्राप्त किए गए हैं। तो जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.16% हिस्सेदारी खरीदी है 5,500 करोड़ में, किसने, ADIA के द्वारा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा। आप देखिए बहुत सारे क्या हैं, जियो में बहुत सारी अभी कंपनीज ने शेयर होल्डिंग करी है, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से फेसबुक के द्वारा 43,000 करोड़ रुपए में जो 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी, यहां से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा प्रदान करना है भारत देश के प्रत्येक नागरिक को। अगला प्रश्न देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 500 यूनिवर्सिटीज में से कितनी भारतीय यूनिवर्सिटियों ने स्थान बनाया है। तो 500 में से सिर्फ 8 यूनिवर्सिटियां ही भारतीय इसमें रैंकिंग कर पाई है, जिसमें भारत देश की तरफ से सबसे टॉपर रही 172 नंबर पर IIT बॉम्बे, नेक्स्ट रही 185 पर IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। ठीक है, तो 6 मैट्रिक्स होते हैं, आप देख सकते हैं टॉप किया है MIT यूनिवर्सिटी USA ने। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में रिकॉर्ड कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो 29% की बढ़ोतरी हुई थी। 2015 में 523 शेर थे, आज के समय पर 674 शेर हो चुके हैं। आपको पता है एकमात्र भारत देश में रहवासी इलाका है जहां पर शेरों को रखा जाता है, वो है गिर का अभ्यारण्य, गिर सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पड़ती है गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय आर रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आप देख सकते हैं मैप में अवस्थिति गिर सेंचुरी की। अगला प्रश्न देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सोवरिंग रेटिंग को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। तो BBB- रखा है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने। इसके अलावा मूडीज ने इसकी क्या है, सॉवरेन रेटिंग को घटा दिया था, Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया था। बेसिकली सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बताती क्या है कि अगर कोई देश कर्ज लेता है तो उसे चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। तो मैंने दोनों आपको बता दिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या कह रहा है, BBB-, कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन मूडीज ने चेंज कर दिया है, कितना कर दिया, Baa3, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह भी। अगला प्रश्न देखिए, पद पर रहते हुए किस देश के राष्ट्रपति पेरे नकुरुंजीजा का निधन हो गया। तो बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए अगर कोई व्यक्ति मरता है तो प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। बुरुंडी की राजधानी है टिगेरा। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस संस्थान के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो IIM लखनऊ से संबंधित थे प्रीतम सिंह, बहुत प्रख्यात व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया। बहुत सारी समितियां बनी थी, बहुत सारी कमेटियां बनी थी, उसमें इन्होंने क्या काम किया था और इनको बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे, इसलिए प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। अगला प्रश्न देखिए, OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाला पहला रेलवे कौन बन गया। तो डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है पश्चिमी रेलवे। दुनिया भर में ऐसी अपने आप में पहली पहल है, इसलिए प्रश्न आने की संभावना बनती है। अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। देखिए डबल स्टैक कंटेनर होता है, एक ही ट्रेन में देखिए डबल कंटेनर रख दिए गए हैं, है ना, एक ही सिंगल रखा जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे को, है ना, कौन सा, गुजरात वाला रीजन। आप देख सकते हैं जो 18 जोन है उसके बारे में आप देख सकते हैं विनोद कुमार गुप्ता जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, और देख सकते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल को। अगला प्रश्न देखिए, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा पहली बार यह इनिशिएटिव लिया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं उनके मुख्यमंत्री महोदय को YSR जगनमोहन रेड्डी को। नई राजधानी है अमरावती। अगला प्रश्न देखिए, गहरे पानी में बचाव के कार्य को अंजाम देने के लिए डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कहां पर अनावरित की गई है। तो यह भाई विशाखापट्टनम में इसका अनावरण किया गया है। विशाखापट्टनम आपको पता है कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कभी कोई सबमरीन डूब जाए तो उससे लोगों को निकालने के लिए यह यान बनाया गया। आप देख सकते हैं इस यान को जहां पर बनाया गया है, आप उस यूनिट को देख सकते हैं। हमारे जो प्रमुख है नौसेना के वो हैं कौन, करमवीर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया है। तो रतन लाल जी को दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये, फूड से
संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, जनजाति छात्रों के लिए छात्रावासों के लिए आईएसओ प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो उड़ीसा बना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें इस साल का दिया गया था कौन सा? पेटाटो एनिमल अवार्ड। इसके अलावा उड़ीसा का नया नया राज्यगान बना है वंदे उत्कल जननी। अगला प्रश्न देखिए, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा बना है? तो ये बना है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके प्रमुख है सुखबीर सिंह